ये कहानी है गोरखपुर के बाबो की, जो अपने छोटे से ठेले पर जलेबी बेचने वाली एक मेहनती और शांत स्वभाव की लड़की थी। आओ आओ, गरम गरम जलेबियों का स्वाद उठाओ। बाबो की जिंदगी दिन भर मंडी के शोर शराबे से गूंजती थी और रात होते ही अकेलेपन के सन्नाटे में गुम हो जाती थी, क्योंकि बाबो का इस दुनिया में कोई नहीं था। उफ, मैं तो थक गई। माँ बाबा नाराज मत होना, आज घर आने में देर हो गई। क्या करूं, आज ठेले पर इतने ग्राहक आ गए कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली, इसलिए दिया जलाने में देर हो गई। वैसे आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ और अपना ख्याल रख रही हूँ। आप भी अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? तो कुछ ऐसी थी बाबू की हालत। अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए वो अक्सर अपने माँ बाप की तस्वीरों से बातें करती, मन बहलाती। पर इसके अलावा एक और चीज थी जो उसके दिल को सुकून देती थी, उसका अमीर बनने का सपना। अरे शू, ये क्या कर रहा है? मैंने कहा ना, मुझे इटालियन खाना चाहिए। ये सब बकवास है। जा लेकर आ इटालियन कुछ, जा जा। अरे ये तो सपना था। उफ बाबू, तू भी ना, चुपचाप सो जा। अमीर तो तू बनने से रही। ये था बाबू का सपना, अमीर बनना। और हो भी क्यों ना, दिन भर मेहनत और रात का अकेलापन उसे थका देता था। वो चाहती थी कि जिंदगी में थोड़ा सुकून आए, पर किस्मत के आगे उसकी एक ना चली। हर दिन वही ठेला, वही रौनक, वही अकेलापन। आइए आइए, गरम गरम जलेबियां खाइए, आइए। बाबो, ओ बाबो, क्या कर रही है मेरी बाबो? अरे तू बोलेगा तो मैं कर भी पाऊंगी क्या? हाँ, ये भी सही कहा तूने, लेकिन क्या करूं, तुझे देखकर मेरी जुबान तेज तर्रार बन जाती है। बस बोलता ही चला जाता हूँ। लो, फिर शुरू हो गया। तुझे पता है ना, तू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है, अब नहीं बोलूंगा कुछ। हाँ, अब बता, क्यों आया था? कुछ नहीं, ये कागज देने आया था। तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, तो क्या हुआ, पर मैं तो तेरी खुशी ही चाहता हूँ। खुश खबर, मेवाड़ के महाराजा का स्वयंवर। महाराज विक्रांत ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक शांत, सुशील और अच्छा खाना बनाने वाली लड़की, जो बनेगी मेवाड़ के चौधरी खानदान की बहू। ये क्या है राजू? क्या मतलब क्या है? देखा नहीं, महाराज को महारानी चाहिए। तो उन्हें ढूंढने दो, मुझसे क्या मतलब? कैसी गधी है रे तू? क्या कहा तूने? गधी का, जरा सोच तो, तेरा सपना क्या है? अमीर बनना। बस, और वो महाराज क्या है? अमीर। तू शांत है, सुशील है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, तो मिल गई ना महारानी। लेकिन मैं... अब ज्यादा मत सोच, आने वाली पूर्णिमा को तू कुछ खास बनाकर ले जा। अगर महाराज को तेरा बनाया खाना पसंद आ गया तो बस तेरा सपना कुछ ही पलों में सच हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो मैं हूं ना, मैं कर लूंगा तुझसे शादी। राजू, अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर कोशिश तो कर, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। राजू की बातें सुनकर बाबू की आंखें चमक उठी। उसका हौसला बढ़ा और उसने तय किया कि वो इस स्वयंवर में हिस्सा लेगी। उसने पैम्पलेट में दिए गए सारे नियम याद कर लिए। खाना ऐसा हो जिसमें देसी और विदेशी दोनों का स्वाद हो, जो मिठास और मसालों से भरपूर हो। अरे ये क्या नियम है? ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं बनाया। नियम पढ़कर बाबू की हालत खराब हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात नई रेसिपी की किताबें पढ़ती, मोबाइल पर नए व्यंजन देखती और रोज कुछ नया बनाकर अभ्यास करती। और ये बना मेरा मसालेदार गुलाब जामुन। जरा चखकर देखूं। वाह बाबू, क्या बात है!
तूने तो कमाल कर दिया, मिठास और मसाला दोनों का संगम। स्वयंवर का दिन नजदीक आ रहा था। बाबू ने सारी तैयारी कर ली थी, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बनाए। हे भगवान, मैंने इतनी तैयारी की, फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तभी पीछे से आवाज आई, अरे बाबू, तू यहाँ अकेले क्या बड़बड़ा रही है? ये सब तेरी ही गलती है। तेरी वजह से ही मैं इस स्वयंवर में हिस्सा लेने जा रही हूँ, और अब तेरी वजह से समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। अरे इतना डर क्यों रही है? मैं हूं ना, तेरे दीवाने की तरह। याद रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चल, अब बता क्या बात है। बाबू ने उसे सारे नियम बताए। सुनकर राजू भी परेशान हो गया। क्या? देसी और विदेशी स्वाद का मेल, मिठास और मसाले से भरपूर। भाई ये तो कोई भी नहीं बना सकता। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैंने तेरी बात मानी। बाबू की हालत देखकर राजू गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसे एक खास व्यंजन सूझ गया जो स्वयंवर के लिए एकदम अनोखा था। मिल गई, मिल गई। क्या? स्वयंवर की खास डिश, मसालेदार जलेबी सैंडविच। क्या कहा तुमने? हाँ देखो, इसमें देसी और विदेशी दोनों का स्वाद है, मिठास भी है और मसालों का तड़का भी। राजू की बात सुनकर बाबू खुशी से झूम उठी। अब उसके पास स्वयंवर में पेश करने के लिए एक अनोखी डिश थी। उसने तुरंत उसकी तैयारी शुरू कर दी। बाबू दिन रात नए नए तरीकों से जलेबी और सैंडविच बनाने की कोशिश करती रही और आखिरकार स्वयंवर का दिन आ ही गया। माँ, बाबा, आज आपकी बेटी एक बड़ी चुनौती का सामना करने जा रही है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, बस यही दुआ है। माँ बाबा की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर बाबू ने काम शुरू कर दिया। उसने पहले जलेबी के लिए मैदे में गरम मसाला और लहसुन का पेस्ट मिलाया और उसका गाढ़ा मिश्रण तैयार किया। फिर गरम कढ़ाई में उसने लाल लाल मसालेदार जलेबियां तल ली। इसके बाद उसने ब्रेड पर बटर, सॉस और थोड़ा सा मसाला लगाया। उसमें आलू की सब्जी और जलेबी रखकर उसे टोस्ट किया और बस कुछ ही पलों में तैयार हो गया बाबू का मसालेदार जलेबी सैंडविच। ये बन तो गया आखिरकार। बाबू सजे धजे महल में पहुंची तो वहां बड़ी बड़ी अमीर घरानों की सुंदर लड़कियां मौजूद थीं। उनके कपड़ों की चमक देखकर एक पल को बाबू का आत्मविश्वास डगमगा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। धीरे धीरे उसकी बारी आई। उसने अपना मसालेदार जलेबी सैंडविच राजा विक्रांत के सामने परोसा। जैसे ही राजा ने एक कौर लिया, उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वाह, क्या बात है! ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। देसी और विदेशी दोनों का अनोखा संगम। बाबू, तुम्हारी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। तय रहा, मेवाड़ की महारानी अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही बनोगी। क्या सच में? हाँ बाबू, तुम बनोगी मेरी पत्नी। और इस तरह जो कभी गरीब और अकेली ठेले वाली थी, वही बाबू अब मेवाड़ की महारानी बन गई। राजू की कही बात सच हो गई और बाबू की मसालेदार जलेबी सैंडविच ने उसकी किस्मत बदल दी। एक छोटी सी लेकिन रोशन बस्ती मिर्थपुर में कन्नो नाम की एक हंसती खेलती लड़की रहती थी और ये कहानी उसके सपनों की है। कन्नो को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था और साथ ही खाना बनाना भी, लेकिन गरीबी के कारण कन्नो को पढ़ाई जारी रखना कठिन था। इसलिए वो अपने दादू को उनके ठेले पर मदद करती थी। अरे ओ कन्नो, कहाँ चली इतनी तेज रफ्तार से? ठेले पर जा रही हूँ रामू काका, दादू वहाँ अकेले हैं। अच्छा, ठेले पर, ठीक है। तो आज क्या बना है ठेले पर? अब मैं ठेले पर हूँ तो क्या ही बनेगा। हाँ, बात तो सही कही तुमने। तुम्हारे दादू अब कुछ बनाते नहीं, उम्र हो गई है ना। कोई बात नहीं, तुम हो ना उनके साथ। जी काका, अब अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो मैं चलूं? हाँ बेटा, जाओ, खूब खाना पकाओ और पैसे कमाओ। उफ भगवान जी, जब भी मैं जल्दी में होती हूँ तब ये रामू काका क्यों मिलते हैं मुझे?
अब हो गई ना देर। तो कुछ ऐसी थी कन्नो की जिंदगी, संघर्षों से भरी, लेकिन इन सब के बावजूद कन्नो हमेशा हंसते खेलते रहती थी। अरे रे दादू, माफ करना, आने में देर हो गई। कोई बात नहीं कन्नो, आराम से, अभी तक ग्राहक आए नहीं हैं। वही तो अच्छी बात है, वरना आपको परेशानी होती। पता है, आज आते वक्त रामू काका मिले, बड़ी पूछताछ कर रहे थे, उन्हीं की वजह से देर हो गई। अरे वो रामू तो है ही ऐसा, तुम छोड़ो उसे और आराम से अपना काम करो। जी दादू। एक दिन गांव के बाजार में कन्नो की नजर नींबू बेचने वाले पर पड़ी। चमकीले पीले नींबू सूरज की किरणों जैसे लग रहे थे। तभी कन्नो के दिमाग में एक अनोखा विचार आया। वो दौड़ती हुई घर पहुंची। दादू, दादू, दादू! अरे कन्नो, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरे कान फट जाएंगे। उफ, माफ करना दादू, लेकिन आज बाजार से लौटते वक्त मेरी नजर नींबू के ठेले पर पड़ी और तभी मैंने कुछ सोचा कि जल्दी से घर आकर काम पर लग जाऊं। क्या सोचा है तुमने? बताती हूँ। वैसे तो आपने जो पकौड़े और वड़े सिखाए वो आज भी लोगों को पसंद हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ नया जोड़ दिया जाए। नया? और वो क्या होगा? देखिए, ये रहे ताजे नींबू, शक्कर, कुछ मसाले और नरम नरम बर्फी। अरे इस सब से क्या बनाने वाली हो? अगर मैं नींबू का अचार और बर्फी मिलाकर एक सैंडविच बनाऊं तो? कन्नो की बात सुनकर दादू हैरान रह गए। नींबू का अचार और बर्फी मिलाकर सैंडविच? कैसे बन सकता है ऐसा कुछ? लेकिन अपनी पोती का उत्साह देखकर उन्होंने उसे निराश नहीं किया। अरे वाह, ये तो बड़ा ही प्रयोगात्मक विचार है ना दादू? चलो काम पर लगते हैं। आज तो हमारे ठेले पर आने वाला हर ग्राहक ये सैंडविच खाकर पागल हो जाएगा। कन्नो और दादू तुरंत रसोई में जुट गए। कन्नो ने नींबू का रस निकाला, उसमें शक्कर और मसाले मिलाकर तैयार किया खट्टा मीठा नींबू अचार। फिर दादू ने बर्फी के 2 टुकड़े लिए और उनके बीच में नींबू अचार फैलाकर बनाया अनोखा संयोजन। कन्नो ने फिर ब्रेड में ककड़ी, टमाटर, प्याज और सबको मिलाकर सेका और इस तरह वो तैयार हो गया। दादू, ये देखिए, मेरा नींबू अचार बर्फी सैंडविच तैयार है। अब बताइए ये कैसा है? कन्नो के कहने पर दादू ने एक निवाला लिया और उनकी आंखें चमक उठी। वाह, अद्भुत कन्नो, मेरी बेटी कन्नो, तूने तो चमत्कार कर दिया। ये तो वाकई में बहुत खट्टा मीठा और मजेदार है। सच? ये आखिर मैंने कर दिखाया। अब तो ठेले पर धूम मचेगी। आखिरकार कन्नो का प्रयोग सफल रहा। उसने तुरंत ही ढेर सारे सैंडविच बनाए और उन्हें ठेले पर ले गई, जहां रंगीन तख्ती पर लिखा था, कन्नो का नींबू अचार बर्फी सैंडविच। आइए आइए आइए, कन्नो के हाथों से बना कन्नो का नया आविष्कार चक्कर जाइए। अरे कन्नो बेटा, क्या कहा तुमने? नया आविष्कार? हाँ हाँ, सही सुना आपने रामू काका। कन्नो का नया आविष्कार, नींबू अचार बर्फी सैंडविच। क्या? नींबू अचार बर्फी सैंडविच? कन्नो की बात सुनकर रामू काका थोड़े घबरा गए कि भला ऐसा भी कोई आविष्कार होता है क्या। लेकिन फिर उन्होंने झिझकते हुए एक कौर लिया और उनका चेहरा खिल उठा। वाह वाह कन्नो, क्या स्वाद है इस नींबू अचार बर्फी सैंडविच का। मजा आ गया, सच में मजा आ गया। अरे सुनो गांव वालों, बाजार आए हो ना, तो जाते वक्त मेरी बेटी कन्नो का बनाया नींबू अचार बर्फी सैंडविच जरूर खा के जाना। इसका खट्टा मीठा स्वाद तुम भूल नहीं पाओगे। कन्नो के नींबू अचार बर्फी सैंडविच पर खुश होकर रामू काका ने सैंडविच खाते खाते लगे हाथ उसकी जोरदार प्रचार प्रसार भी कर दी। और बस देखते ही देखते कन्नो के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग कन्नो का सैंडविच चखने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि गांव के सरपंच भी आए और बोले, आज का सबसे बेहतरीन पकवान यही है। कन्नो की मेहनत रंग लाई। वो अब धीरे धीरे ज्यादा पैसे कमाने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक जहां उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, वहीं अब एक नींबू अचार बर्फी सैंडविच की वजह से उसने इतने पैसे कमा लिए कि जल्दी ही कॉलेज में खुद का एडमिशन करा सके। दादू, दादू!
अरे क्या हुआ मेरी कन्नो रानी? दादू, अब मेरा सपना पूरा होगा। देखो ना, मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए हैं। अब देखना, मैं कल ही कॉलेज जाकर अपना एडमिशन कराऊंगी, और वो भी अपने पैसों से। मुझे तुम पर गर्व है कन्नो। तुम्हारी मेहनत और सोच ने ये सब संभव किया है। सच में भगवान का धन्यवाद मानता हूँ कि उसने तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म कर दी। हाँ दादू, वाकई इसे ही कहते हैं मेहनत का असली फल। कन्नो ने तुरंत ही कॉलेज में अपना एडमिशन लिया, और अब वो पढ़ाई के साथ साथ ठेले को भी संभालती। साथ ही वो अलग अलग खाने की प्रतियोगिताओं और गांव के कार्यक्रमों में भाग भी लेती, नए नए प्रयोग करती। लेकिन उसका सबसे खास पकवान हमेशा रहेगा नींबू अचार बर्फी सैंडविच। दादू, ये देखो, मुझे आज खाने की प्रतियोगिता में इनाम मिला। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी कन्नो अब रुकने वाली नहीं है। सच में कन्नो धीरे धीरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही थी। तभी एक दिन शहर से एक मशहूर शेफ गांव आए। उन्होंने कन्नो के बारे में सुना था और वो सीधा उससे मिलने पहुंचे। तुम ही हो वो लड़की जिसने नींबू अचार बर्फी सैंडविच बनाई? हाँ, वो मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? डरने की बात नहीं है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो और एक खास कुकिंग शो में हिस्सा लो। वहाँ तुम अपना खास पकवान सबको सिखा सकती हो। कन्नो की आंखें चमक उठी। उसने उत्साह से कहा, क्या? शहर और कुकिंग शो, वो भी मैं? लेकिन अगर मैं शहर गई तो मेरे दादू का ख्याल कौन रखेगा? कोई बात नहीं, तुम उन्हें अपने साथ ले जा सकती हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। शेफ की बात सुनकर कन्नो बहुत खुश हो गई। वो अपने दादू को साथ लेकर शहर पहुंची, जहां कुकिंग शो में उसे साल की सबसे होनहार शेफ का खिताब मिला। और देखते ही देखते कन्नो एक बड़ी शेफ बन गई। दादू, देख रहे हो ना आप, आखिरकार मैंने जो सपना देखा था वो पूरा कर दिखाया। मैं बड़ी शेफ बन ही गई। हाँ बेटा, तुमने सच में कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। मेरी कन्नो, मेरी छोटी सी प्यारी सी कन्नो। और कुछ इस तरह कन्नो के संघर्ष से भरे जीवन का अंत हुआ, और अब वो सुकून की जिंदगी जीने लगी। राहुल एक होनहार और पढ़ाकू बच्चा था। उसे किताबों से बेहद लगाव था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता था। स्कूल में बच्चे उससे बात तो करते, पर कोई भी उसका पक्का दोस्त नहीं था। अरे आ गए तुम, कैसा गया आज का दिन? अच्छा गया। चलो अच्छी बात है। तो बताओ, आज जन्मदिन पर तुम्हें स्कूल में किसने किसने गिफ्ट्स दिए? किसी ने नहीं, बस सबने विश कर दिया। राहुल, सब ठीक है ना? तुम नाराज लग रहे हो। नहीं माँ, सब ठीक है। वो मैं बस थक गया हूँ। चलो अब आप मुझे छोड़िए, मुझे कहीं जाना है। कहाँ? मेरे दोस्तों से मिलने। राहुल को कीट पतंगों और छोटे जीवों का अध्ययन करने में बड़ा मजा आता था। उसने अपने घर के एक कोने में छोटे छोटे जार और डिब्बे रखे थे। वो छोटे जार में कैद किए कीट पतंगे उसके दोस्त बन चुके थे। हेलो, कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? वैसे पता है आज क्या हुआ? आज मेरा जन्मदिन था और मैंने स्कूल में सबको चॉकलेट्स बांटे, लेकिन मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। दरअसल गलती उनकी नहीं है, मैं ही उनसे बात नहीं करता। इसीलिए शायद सब अच्छा होने के बावजूद भी मेरा कोई नहीं। पर ठीक ही है, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मेरे सच्चे दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरी बातें सुनता है, मुझ पर नाराज नहीं होता और ढेर सारा प्यार भी करता है। सच में आई लव यू दोस्तों। राहुल अपने जन्मदिन के अगले दिन जंगल में कीट पतंगों की खोज में गया था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी मक्खी पर पड़ी। अरे ये क्या, ये मक्खी कुछ अलग लग रही है। राहुल ने देखा वो मक्खी बाकी तितलियों से कई गुना बड़ी थी। उसके पंख सुनहरी चमक लिए हुए थे और उसकी आंखें गहरी रंग की थी। वो आम तितलियों की तरह बिल्कुल नहीं थी।
उसे देखकर राहुल की वैज्ञानिक जिज्ञासा जाग उठी। राहुल ने झट से मक्खी को अपने कीट संकलन के जार में डाल लिया और घर ले आया। हेलो दोस्तों, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। ये है मक्खी यानी ऊर्जा, और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। बहुत देर हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। उसने उस मक्खी को एक जार में कैद करके मेज पर रख दिया और सो गया। लेकिन तभी राहुल के चेहरे पर एक रोशनी गिर पड़ी और वो धीरे धीरे नींद से जग गया। अरे, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? वो अपने बेड से उठकर जैसे तैसे उस रोशनी की ओर चला गया कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये कौन बोल रहा है? तभी राहुल ने गौर से देखा तो वो रोशनी और आवाज उस मक्खी के जार से आ रही थी। राहुल थोड़ा घबरा गया। एक मक्खी कैसे बोल सकती है? उसे लगा कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा। अपने मन की शांति के लिए उसने उस मक्खी को बाहर निकाला और उसे देखकर दंग रह गया। वो मक्खी सच में बोल रही थी और राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकती हो? मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक मशीन हूँ, या फिर रोबोट भी कह सकते हो, जो असल मक्खी की तरह दिखती है। क्या? रोबोट? कुछ भी। मैं सच बोल रही हूँ। फिर भी तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। राहुल ने देखा कि ऊर्जा ने अपनी चमकीली आंखों से, जो कि सीसीटीवी का काम करती थी, उससे एक रोशनी का स्तोत्र दीवार पर गिराया। जंगल में राहुल से मिलने के बाद जो कुछ भी हुआ, वो सारी रिकॉर्डिंग उसने राहुल को दिखाई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो सच में एक रोबोट हो। वैसे ये सच है। ऊर्जा का जादू देखकर राहुल ने उससे उसकी सच्चाई पूछी। आखिर वो उस जंगल में क्या कर रही थी? मैं एक रोबोट हूँ जिससे आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन के लिए बनाया गया था। क्या सच? हाँ, और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे और भी थे। लेकिन तभी हमारे टेस्टिंग के वक्त वैज्ञानिकों को ग्रुप में से किसी ने हमारी पावर का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सबने मिलकर मेरे जैसे सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर दिया, ताकि उससे आम लोग को कोई खतरा ना हो। तो तुम बच कैसे गई? वो जिस दिन मुझे डीएक्टिवेट करने ले जाया जा रहा था, तब गलती से वो कैंची का बॉक्स नीचे गिर गया। उन्हें लगा कि मेरा काम तमाम हो गया है। वाह, इंटरेस्टिंग। वैसे कहानी अच्छी है तुम्हारी। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? ऊर्जा से दोस्ती करने के बाद राहुल खुद को स्पेशल समझने लगा था। वो उससे अपने साथ हर जगह ले जाने लगा। उसी दौरान राहुल का अकेलापन ऊर्जा के ध्यान में आया। उसने देखा कि राहुल को दोस्त बनाने नहीं आते हैं। राहुल, हम लोगों के सिवा तुम्हारे स्कूल में कितने दोस्त हैं? एक भी नहीं है, लेकिन अब तुम हो ना, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं खुश हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे? देखो, मुझे पता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली, ओके? राहुल की बात सुनकर ऊर्जा को एहसास हुआ कि राहुल उस पर पूरी तरह निर्भर है। दूसरे दिन राहुल चुपचाप ऊर्जा के साथ स्कूल चला गया। तभी एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना राहुल के साथ हुई। अचानक राहुल के क्लासरूम के बच्चे उससे बात करने लगे थे, वो भी अच्छी तरह से। राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पूछना था कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मुझसे भी? हाँ, जरूर। अचानक सबका यूं दोस्ती के लिए पूछना
राहुल को अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी लगा, और वो जानता था कि इसके पीछे कौन था। ये सब तुमने किया ना? हाँ, मैंने मेरे पावर्स का इस्तेमाल करके सबको सम्मोहित कर दिया और तुमसे दोस्ती करने के लिए कहा। अब तुम्हारे मेरे अलावा भी काफी दोस्त हैं। राहुल सबसे छुप छुप के ऊर्जा से बात कर रहा था कि तभी राहुल को प्रिंसिपल के ऑफिस में जल्द से जल्द बुलाया गया। राहुल शांति से प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। तब उसने देखा कि उसकी माँ भी वहां मौजूद थी। साथ प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक अनजान आदमी भी था। तभी राहुल बेटा, इनसे मिलो। ये हैं ऑफिसर सुधीर। इनका कहना ये है कि इनकी खोई हुई चीज तुम्हारे पास है। देखो, वो एक रोबोट है जिसे तुम अपने फायदे के लिए नए दोस्त बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब? अभी भी नाटक कर रहे हो तुमने चोरी की राहुल। चोरी? राहुल, उनकी खोई हुई चीज कहाँ है, बताओ। लेकिन कौन सी चीज? ये ऐसे नहीं मानेगा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए और तुमने चोरी की? छी। तभी राहुल के बैग से एक छोटा जार बाहर गिरता है। उसमें ऊर्जा थी। उस जार को ऑफिसर उठाता है। कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, अब जाकर हाथ लगी हो। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, वो मेरी दोस्त है, छोड़ो। ये हमारा आविष्कार है और तुम इसे हमसे चुरा रहे थे। आप ये सब क्या कर रहे हैं? देखिए, उसे छोड़ दीजिए, वो मेरी दोस्त है। राहुल बेचारा जोर जोर से उन्हें सच बता रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। तभी उसने देखा उस ऑफिसर ने ऊर्जा को जार से बाहर निकाला और अपने एक हाथ में पकड़ लिया। उसने अपने बैग में से एक सेल बाहर निकाला और उसे ऊर्जा की छाती के कंपार्टमेंट में लगाने जा ही रहा था कि तभी। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? ये है मोर्टीन जलेबी। मोर्टीन जलेबी? मतलब? ये एक राउंड शेप सेल है जिसे हम इसकी छाती में फिक्स कर देंगे, जिससे ये पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाएगी। उसने वो सेल लिया और ऊर्जा के छाती में फिक्स कर दिया और तभी एक तेज रोशनी पूरे रूम में फैल गई। नहीं, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। वो मेरी एक ही दोस्त है, उसके सिवा मेरा कोई नहीं। प्लीज उसे छोड़ दो। राहुल, राहुल, अपनी आंखें खोल बेटा। राहुल एकदम से आंखें खोलता है और देखता है कि वो अपने कमरे में बेड पर था। उसके मेज पर एक कांच की बोतल थी जिसमें एक आम मक्खी कैद थी। राहुल, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? हाँ, शायद। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। शुक्र था कि ये राहुल का सिर्फ एक सपना था, हकीकत नहीं।